हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम आगे बढ़ रहे हैं। अपने मौजबी की जीआई हम सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 233 में पहुंच चुके हैं। क्या पूछ रहा है? एन एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटॉमी इज परफॉर्म्ड ऑन अ क्लाइंट विद मेलिना एंड गैस्ट्रिक कैंसर इज डिस्कवर्ड। ये व्यक्ति है जिसे गैस्ट्रिक कैंसर है ना, मलीना उसे हो रहा था और हमने उसकी क्या करी है? लेप्रोटॉमी करी है। अ पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी इज परफॉर्म्ड, पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी की गई है। एंड जूजनोस्टमी ट्यूब इज सर्जिकली इम्प्लांटेड, और जूजनोस्टमी ट्यूब इम्प्लांट कर दी गई है। अ एनजी ट्यूब टू सक्शन इज इन प्लेस, एक एनजी ट्यूब रखी गई है सक्शन के लिए। What should the nurse expect regarding the client NG tube drainage during first 24 आवर? याद रखना बच्चे, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अगर किसी पेशेंट की गैस्ट्रेक्टमी हुई है ना, यानी कि किसको? स्टमक को रिमूव किया है, पार्शियली रिमूव किया है चाहे कम्प्लीटली किया है। अगर उसके बाद पेशेंट को एनजी ट्यूब लगाई गई है तो पहले 24 घंटे में सिर्फ इतना सा इस क्वेश्चन का जो मेन सारांश निकलता है वो ये है कि पहले 24 घंटे में अगर उस व्यक्ति की एनजी ट्यूब लगाई गई है तो उसमें से आपको ब्लड आता हुआ दिख सकता है। घबराना नहीं है, क्योंकि अभी अभी सर्जरी हुई है, एनजी ट्यूब में ब्लड आपको दिख सकता है। ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसके लिए आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म नहीं करना है। और वही ये क्वेश्चन बन रहा है। सीधा सा आंसर जाएगा कि इनमें से कौन सी चीज़ पहले 24 घंटे में नर्स को दिखेगी? कंटेन सम ब्लड एंड क्लॉट, ये जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि पहले 24 घंटे में ब्लड आना सर्जरी के बाद एनजी ट्यूब में नॉर्मल है, उसके बाद एबनॉर्मल है, लेकिन पहले 24 घंटे में नॉर्मल है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 234 सेम का सेम क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 2 आवर आफ्टर सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी। इस मरीज़ की भी गैस्ट्रेक्टमी हुई है और गैस्ट्रेक्टमी के बाद अभी सिर्फ 2 ही घंटे हुए हैं। द नर्स आइडेंटिफाई दैट द ड्रेनेज फ्रॉम द क्लाइंट एनजी ट्यूब इज ब्राइट। गैस्ट्रेक्टमी के बाद एनजी ट्यूब लगाई होगी और अब उस एनजी ट्यूब में से ब्राइट कलर का ड्रेनेज बाहर आ रहा है। व्हाट शुड द नर्स डू? नर्स क्या करेगी? मैंने अभी आपको बताया पहले 24 घंटे में एनजी ट्यूब में ब्राइट कलर का सिक्रेशन आना यानी ब्लड आना नॉर्मल होता है, क्योंकि अभी अभी सर्जरी हुई है तो थोड़ा बहुत ड्रेनेज आएगा ही आएगा। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा? डिटरमाइन दैट दिस इज़ एन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग। हम पेशेंट को बताएंगे कि एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है, पहले 24 घंटे में ब्लड आ सकता है, नॉर्मल है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 235। A client is admitted to surgical unit for post anesthetic care unit with a Salim sump NG tube, nasogastric tube। बच्चे Salim sump NG tube जो होती है वो इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। जब भी आपको स्टमक का इरिगेशन करना हो या फिर ट्यूब फीडिंग करनी हो, दोनों ही चीज़ों के लिए सैलिम सम्प का यूज़ किया जाता है। तो किसी भी व्यक्ति की, ये क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यक्ति का सैलिम सम्प ट्यूब लगा हुआ है, एनजी ट्यूब लगा हुआ है ना, इज टू अटैच टू वॉल सेक्शन। व्हाट नर्सिंग एक्शन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट व्हेन केयरिंग फॉर द क्लाइंट विद दिस ट्यूब? अगर किसी व्यक्ति को सैलिम सम्प ट्यूब लगा हुआ है तो पहली तो आप चीज़ समझ जाएंगे कि इसीलिए लगा होगा ताकि उस व्यक्ति का इरिगेशन किया जा सके स्टमक का। ठीक है, तो स्टमक इरिगेशन के लिए लगाया होगा हमने सैलिम सम्प। पहली चीज़ क्लियर हुई। अब अगर इरिगेशन ऑफ स्टमक आप कर रहे हो ना, तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि इरिगेशन ऑफ स्टमक करने के लिए हमेशा सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सलाइन का यूज़ करना, इसके अलावा किसी भी चीज़ का यूज़ आप नहीं करते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सलाइन का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सलाइन के साथ सबसे कम फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का खतरा देखा जाता है। सबसे कम फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो होता है वो बहुत कम हो जाता है नॉर्मल सलाइन के साथ, इसलिए नॉर्मल सलाइन बेस्ट चॉइस होती है इरिगेशन ऑफ स्टमक के लिए। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर जाएगा, अगर सैलिम सम्प लगी हुई है, यूज़ नॉर्मल सलाइन टू इरिगेट द ट्यूब। ट्यूब को इरिगेट करने के लिए हमेशा किसका इस्तेमाल लें? नॉर्मल सलाइन का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 236। आफ्टर अ पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी इज परफॉर्म्ड, पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी कही गई है। अ क्लाइंट इज रिटर्न टू पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट टू द सर्जिकल यूनिट विद एन IV सॉल्यूशन इन्फ्यूजिंग एंड अ NG ट्यूब इन प्लेस। IV सॉल्यूशन उस व्यक्ति को लगा हुआ है पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी के बाद और NG ट्यूब लगी हुई है। द नर्स आइडेंटिफाई दैट देयर इज नो नेसोगैस्ट्रिक ड्रेनेज फ्रॉम
30 मिनट्स, यानी आधे घंटे से एनजी ट्यूब में कोई भी ड्रेनेज नहीं आया हुआ है। देयर इज़ एन ऑर्डर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एनजी ट्यूब, ठीक है, देयर इज़ एन ऑर्डर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एनजी ट्यूब, द नर्स शुड इंस्टिल। अभी इंस्टॉलेशन करना है अगर एनजी ट्यूब को, एक व्यक्ति को एनजी ट्यूब लगी हुई है, पिछले आधे घंटे से कोई भी ड्रेनेज उसमें नहीं आया है। अब अगर नर्स को इंस्टॉलेशन करना है तो नर्स क्या करेगी? सिंपल सी इतनी सी बात याद रखना बच्चे, मैंने पहले भी बताया एनजी ट्यूब में अगर आपको इरिगेशन इंस्टॉलेशन करना है तो हमेशा नॉर्मल सलाइन का यूज़ करो, और नॉर्मल सलाइन जो हम यूज़ करते हैं जनरली 30 ml करते हैं। तो इसका आंसर जाएगा 30 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन एंड कंटिन्यू द सक्शन। व्यक्ति में हमेशा इंस्टॉलेशन इरिगेशन करना है, नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल करेंगे 30 ml, ठीक है। तो इतना यहाँ से ध्यान रखिएगा, अगर ये पॉइंट आपको याद है तो ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। बस इतना सही कॉन्सेप्ट बनता है इस क्वेश्चन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 237, अ क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद अ डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। एक मरीज हॉस्पिटल में आया इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर्स इंटेस्टिनल सक्शन वाया, इंटेस्टाइन का सक्शन करने के लिए कहा गया है वाया नेजो एंट्रिक डिकम्प्रेशन ट्यूब। नेजो एंट्रिक डिकम्प्रेशन ट्यूब के द्वारा कहा गया है कि इंटेस्टाइन को सक्शन करिए, इंटेस्टिनल सक्शन। द लॉस ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूएंट एसोसिएटेड विद इंटेस्टिनल सक्शनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कंसिडर व्हेन केयरिंग फॉर द क्लाइंट। अगर किसी व्यक्ति के इंटेस्टिनल सक्शनिंग की जा रही है तो नर्स को सबसे बड़ी कौन सी चीज़ ध्यान में रखनी है? याद रखना बच्चे, जब भी आप इंटेस्टिनल सक्शनिंग करते हो, इंटेस्टिनल सक्शनिंग करते हो, उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा खतरा होता है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के लॉस होने का, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के लॉस होने का, ठीक है। इसीलिए याद रखना यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि हो सकता है जब आप इंटेस्टिनल सक्शनिंग कर रहे हो उस समय पे वाटर लॉस हो और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो, ठीक है। इसीलिए वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को आपको ध्यान रखना है, आपको वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखना है। तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट आर लॉस्ट व्हेनेवर इंटेस्टिनल डिकम्प्रेशन इज देयर, ठीक है। याद रखना इंटेस्टिनल सक्शनिंग से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के लेवल पर फ़र्क पड़ता है, नर्स को उसको ध्यान से देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 238 कुछ क्वेश्चन नंबर 237 की तरह है। वैन अ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन इज सस्पेक्टेड, एक व्यक्ति में इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन को डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहा है। अ क्लाइंट हैज़ एनजी ट्यूब इंसर्टेड, व्यक्ति के एनजी ट्यूब डाली गई है एंड अटैच टू सक्शन, और उसका सक्शन किया जा रहा है। एनजी ट्यूब अटैच करके जब भी आप सक्शन कर रहे हो, यानी कि आप स्टमक को या फिर इंटेस्टाइन को इंटेस्टिनल सक्शनिंग आप कर रहे हो, है ना। फॉर व्हाट रिस्पॉन्स शुड नर्स क्रिटिकली असेस द क्लाइंट, किस रिस्पॉन्स के लिए नर्स पेशेंट को देखेगी? मैंने अभी आपको बताया जब भी एनजी ट्यूब से आप सक्शनिंग करते हो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस का, है ना। तो यहाँ पर आंसर मुझे बताइए क्या जाएगा? आंसर सीधा जाएगा फ्लूइड डेफिशिएंट। हो सकता है कि उस व्यक्ति में डिहाइड्रेशन आपको देखने को मिले, क्योंकि जब आप सक्शनिंग करोगे जीआई का, जब जीआई का सक्शनिंग करोगे तो आपको फ्लूइड लॉस होता हुआ नज़र आएगा, और जब ये फ्लूइड लॉस होगा व्यक्ति में डिहाइड्रेशन के लक्षण या फिर फ्लूइड डेफिशिएंट के लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। डिहाइड्रेशन इज अ डेंजर बिकॉज ऑफ फ्लूइड लॉस विद जीआई सक्शन। जीआई सक्शन के साथ एक बड़ा खतरा होता है कि व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हो सकता है या फ्लूइड की कमी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 239 अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान से सुनिए। अ नर्स इज़ डिज़ाइन अ हेल्थ केयर टीचिंग प्रोग्राम, एक नर्स हेल्थ टीचिंग प्रोग्राम देना चाहती है स्पेशली फॉर अ क्लाइंट विद गैस्ट्रेक्टमी, उन व्यक्तियों को जिनमें गैस्ट्रेक्टमी की गई है। व्हाट शुड द नर्स प्लान इंक्लूड? मुझे बताइए, मैंने आपको क्या कहा था, गैस्ट्रेक्टमी से सबसे बड़ा क्वेश्चन अगर कभी भी किसी का स्टमक रिमूव किया जाता है सर्जरी के द्वारा, सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है डंपिंग सिंड्रोम। और डंपिंग सिंड्रोम मैंने लास्ट वीडियोस में आपको पूरी समझाई हुई है। तो डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है, उससे कैसे बचा जाएगा, उसके लक्षण क्या हैं, ये सारी चीज़ें नर्स को बतानी है अगर किसी व्यक्ति में गैस्ट्रेक्टमी हुई है तो इस क्वेश्चन का तो डायरेक्ट आंसर चले जाएगा कि नर्स हमेशा इन्फॉर्मेशन देगी अबाउट हाउ टू लिमिट, कैसे लिमिट किया जाए और प्रिवेंट किया जाए डंपिंग सिंड्रोम को, क्योंकि गैस्ट्रेक्टमी के साथ सबसे बड़ा खतरा किसका होता है? डंपिंग सिंड्रोम का।
बच्चे में डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है, कैसे होता है, लास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ मैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या पूछेगा वो आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा लक्षण कौन कौन से होते हैं डंपिंग सिंड्रोम की, या फिर वो आपको क्वेश्चन में दे देगा कि किसी व्यक्ति की गैस्ट्रेक्टमी हुई है, ये लक्षण नज़र आ रहे हैं, बताइए कि उस व्यक्ति को कौन सा सिंड्रोम हो रहा है। तो समझिए, जैसे ही व्यक्ति खाना खाता है और खाना खाने के बाद एकदम से गैस्ट्रिक एम्पटिंग होती है, उस समय पर जो कंसनट्रेटेड फूड उसने खाया है वो सीधा डायरेक्टली कहाँ पर चले जाता है, इंटेस्टाइन में। और रैपिड एम्पटिंग होने की वजह से मैंने बताया था कि फ्लूइड इंटेस्टाइन में मूव करता है और व्यक्ति को डायरिया वगैरह भी देखने को आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर सुनिए, क्या क्या व्यक्ति को देखने को मिलेगा। व्यक्ति में फेंटनेस देखने को मिल सकती है, फेंटनेस। सबसे बड़ी बात, व्यक्ति में डायाफोरोसिस देखने को मिलेगा। अगर व्यक्ति की गैस्ट्रेक्टमी हुई है और व्यक्ति में पसीना पसीना आने लगा है तो समझ जाइए डंपिंग सिंड्रोम हो रहा है। हार्ट पाल्पिटेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। व्यक्ति में हार्ट पाल्पिटेशन नज़र आएगी, डायाफोरोसिस नज़र आएगा, फेंटनेस नज़र आएगा, वीकनेस नज़र आएगी। अगर ये लक्षण देख रहे हैं सीधा समझ जाओ डंपिंग सिंड्रोम है। और क्वेश्चन जरूर आएगा डंपिंग सिंड्रोम से, एक न एक याद रखना। गैस्ट्रेक्टमी के बाद खतरा डंपिंग सिंड्रोम, गैस्ट्रेक्टमी के बाद ये लक्षण दिखना डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम से बचाने के लिए व्यक्ति को क्या बोलते हैं कि भाई खाना खाने के बाद आप लेट जाओ, ताकि एकदम से आपका गैस्ट्रिक एम्पटिंग ना हो, एकदम से आपका गैस्ट्रिक में जो भी कंटेंट है वो एम्प्टी ना हो। इसलिए रिक्लाइनिंग पोजीशन ले लो खाना खाने के बाद, ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, स्मॉल मील लीजिए, बहुत ज़्यादा मील लेने की ज़रूरत नहीं है, स्मॉल मील लीजिए एंड कंसंट्रेटेड खाने को अवॉइड कीजिए, कंसंट्रेटेड खाने को अवॉइड कीजिए। ठीक है, या फिर ऐसे खाने को अवॉइड करो जो बहुत देर तक पेट में बहुत जल्दी एम्प्टी होता है, जैसे कार्ब्स वगैरह बहुत जल्दी एम्प्टी हो जाते हैं, उनको नहीं लीजिए। ऐसी चीज़ लीजिए जो बहुत देर तक पेट में रहते हो, जैसे फैट, उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। तो ये सारे क्वेश्चन आएंगे, रिक्लाइनिंग पोजीशन, स्मॉल मील, कंसंट्रेटेड फूड को अवॉइड करना, कार्ब्स को नहीं लेना है, फैट को थोड़ा ज़्यादा लेना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस डंपिंग सिंड्रोम से बनते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था गैस्ट्रेक्टमी में आप क्या उसको हेल्थ एजुकेशन दोगे डंपिंग सिंड्रोम के रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 240 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु इज रिकवरिंग फ्रॉम गैस्ट्रेक्टमी, एक व्यक्ति की गैस्ट्रेक्टमी हुई है, वो उससे रिकवर कर रहा है। अ नर्स इज कंसर्न्ड अबाउट द पोटेंशियल डेवलपमेंट ऑफ परनीशियस एनीमिया, नर्स ये जानती है कि जिस व्यक्ति का गैस्ट्रेक्टमी हुआ है उस व्यक्ति को परनीशियस एनीमिया हो सकता है। वट शुड द नर्स इंक्लूड मे बी द कॉज ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन, नर्स ऐसा क्यों समझती है कि गैस्ट्रेक्टमी से परनीशियस एनीमिया हो सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर ये स्टमक है तो इस स्टमक में होती है एक पैराइटल सेल, ठीक है, और ये पैराइटल सेल बनाती है इंट्रिंसिक फैक्टर, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, अब मुझे बताइए अगर किसी का ये रिमूव कर दिया जाए, गैस्ट्रेक्टमी कर दी जाए, तो क्या पैराइटल सेल बचेगी? नहीं। क्या इंट्रिंसिक फैक्टर बचेगा? नहीं। क्या विटामिन B12 एब्जॉर्ब होगा? नहीं। तो यानी अगर विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उस व्यक्ति को क्या देखने को मिलेगा? परनीशियस एनीमिया। एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछ लेता है कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है? परनीशियस एनीमिया। विटामिन B12 किन खाद्य पदार्थों में मिलता है? नॉन वेज वगैरह में, नॉन वेज वगैरह में ज़्यादा मिलता है विटामिन B12। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि वेजिटेरियन पीपल में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, और अगर विटामिन B12 चलता है तो किसी भी व्यक्ति को विटामिन B12 के इंजेक्शन लाइफ टाइम चलाने होते हैं। IM इंजेक्शन लगते हैं इसके, और लाइफ टाइम IM इंजेक्शन लगते हैं उसको विटामिन B12 के। और विटामिन B12 RBC के मैचुरेशन के लिए भी ज़रूरी होती है। ध्यान रखिएगा, RBC के मैचुरेशन के लिए कौन ज़रूरी होता है? विटामिन B12। तो परनीशियस एनीमिया, वेज वालों में इसकी कमी हो जाना, लाइफ टाइम IM इंजेक्शन से देना और RBC मैचुरेशन करना, इंट्रिंसिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए, और पैराइटल सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर को बनाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे आपके नॉर्थ सेट एग्जामिनेशन में। याद रखना, गैस्ट्रेक्टमी के बाद परनीशियस एनीमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या चले जाएगा बच्चे? पैराइटल सेल्स इन द स्टमक सीक्रेट इंट्रिंसिक फैक्टर। स्टमक में जो पैराइटल सेल्स थे वो इंट्रिंसिक फैक्टर को सीक्रेट करते हैं, और अब क्योंकि स्टमक को रिमूव कर दिया है तो ना पैराइटल सेल रही ना इंट्रिंसिक फैक्टर रहा। ठीक है, तो ये राइट आंसर जाएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 241, आफ्टर अ सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी, एक व्यक्ति की सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी हुई है, अ क्लाइंट इज रिटर्न टू सर्जिकल यूनिट, एक व्यक्ति गैस्ट्रेक्टमी के बाद सर्जिकल यूनिट में वापस आया है, व्हाट इज़ द बेस्ट नर्सिंग एक्शन टू प्रिवेंट पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, लंग्स से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जो आते हैं उनको बचाने के लिए नर्स सबसे बेहतर इनमें से क्या कर सकती है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब भी लंग्स से रिलेटेड आपको सर्जरी के बाद कोई भी कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करना हो ना, एक तो व्यक्ति को डीप ब्रीदिंग के लिए बोलो, क्योंकि डीप ब्रीदिंग से क्या होता है, एटेलेक्टिसिस वगैरह प्रिवेंट होता है। एक व्यक्ति को बार बार रीपोजिशन करो, क्योंकि जितनी बार आप व्यक्ति को टर्न करोगे इधर से उधर, उतनी बार उसका लंग्स का सिक्रीशन जो है वो मोबिलाइज करेगा, हिलेगा और बाहर आएगा। ठीक है, तो डीप ब्रीदिंग करना और पोजीशन चेंज करना हर 2 घंटे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपको लंग्स से जुड़ी हुई कॉम्प्लिकेशन को ख़त्म करनी है तो बताओ, अगर यहाँ पे पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन को रोकना है तो सबसे बेहतर मैं क्या बता सकता हूँ, मैं उन्हें बोलूँगा फ्रीक्वेंट टर्निंग करना, डीप ब्रीदिंग करना, इससे आपके सीक्रेशन मोबिलाइज होंगे और आपको लंग्स से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 242 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 242, आ ओल्डर एडल्ट इज रिटर्न टू सर्जिकल यूनिट आफ्टर सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी, सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी के बाद व्यक्ति वापस सर्जिकल यूनिट में आया है। विच डाइटरी मॉडिफिकेशन शुड द नर्स एंटिसिपेट दैट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल मोस्ट लाइकली टू ऑर्डर, कौन सा खाद्य पदार्थ नर्स पेशेंट को बताएगी कि क्या आपको अपने डाइट में चेंज करना चाहिए, क्योंकि आपकी अब गैस्ट्रेक्टमी हो चुकी है, आपका स्टमक रिमूव हो चुका है, तो क्या आपको डाइट में चेंजेस लाने चाहिए। सिंपल सी बात है बच्चे, जब भी स्टमक में चाहे GERD हो जाए मरीज को, है ना, चाहे व्यक्ति को गैस्ट्रेक्टमी के बाद भेजा गया हो, किसी भी कंडीशन में सबसे अच्छा होता है थोड़ा खाना खिलाना और बार बार खिलाते रहना, यानी स्मॉल फीडिंग, बहुत कम कम खाना खिलाना और फ्रीक्वेंटली खिलाते रहना, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो आंसर जाएगा रिज्यूम स्मॉल, थोड़ा सा खाना खिलाएं, इजीली डाइजेस्टेबल खिलाएं, फीडिंग ग्रेजुअली, है ना, धीरे 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 करके बढ़ाएं, इजीली डाइजेस्टेबल, स्मॉल, रिज्यूम स्मॉल आपको फीड खिलानी है, और आप फ्रीक्वेंटली भी बार बार स्मॉल दे सकते हैं, लेकिन एक ही टाइम पे आपको भरपेट भोजन व्यक्ति को नहीं देना है। तो GERD में भी सेम क्वेश्चन आता है, स्मॉल फीडिंग मोर फ्रीक्वेंटली आपको देना होता है किसी भी व्यक्ति को जिसमें कि आपको लग रहा है कि व्यक्ति हो सकता है कि फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाए या उतनी एफिशिएंटली नहीं कर पाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 243। क्वेश्चन नंबर 243, टू हेल्प प्रिवेंट लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, एक व्यक्ति का गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हो रखा है, इसी को बच्चे बैरिएट्रिक सर्जरी भी बोलते हैं, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी जिसे बैरिएट्रिक सर्जरी भी बोलते हैं। इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी को, देखिए किस तरीके से हमने गैस्ट्रिक को यानी स्टमक को बाईपास कर दिया और डायरेक्टली उसको नीचे इंटेस्टाइन में जोड़ दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देखिए एक ये एग्जांपल भी है गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो किसी व्यक्ति का बैरिएट्रिक सर्जरी या गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी की गई है, द नर्स नीड्स टू एजुकेट द क्लाइंट, अब क्लाइंट को एजुकेट करना है, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट शुड बी इंक्लूडेड इन नर्स टीचिंग, नर्स क्या क्या बातें व्यक्ति को बताएगी जिस व्यक्ति की गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई है। 3 बातें ध्यान रखना बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन तो यही है कि भाई अगर आपने स्टमक के साथ कोई भी छेड़खानी करी है तो समझ जाओ उस व्यक्ति में विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, उस व्यक्ति को ज़िंदगी भर विटामिन B12 का IM इंजेक्शन लगाओ, लाइफ लॉन्ग पूरी ज़िंदगी, क्योंकि ना तो वहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर है और ना ही वहाँ पर विटामिन B12 एब्जॉर्ब होगा। दूसरी बात सुनो बच्चे, पहला क्वेश्चन तो आपके समझ में आ गया होगा, दूसरा सुनिए, दूसरा जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि आपको ऐसा खाना खाना है जो कि धीरे धीरे स्टमक से नीचे की तरफ आए, वरना व्यक्ति में डंपिंग सिंड्रोम हो सकता है। इसीलिए ऐसा खाना होता है प्रोटीन, कभी भी कार्ब्स मत लो क्योंकि वो रैपिडली एम्प्टी होता है और उसकी वजह से डंपिंग सिंड्रोम का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा खाना खाइए जो धीरे धीरे स्टमक से एम्प्टी होता हो, और उसका एग्जांपल है प्रोटीन और फैट। तो प्रोटीन आप ज़्यादा खा सकते हैं, तो ये उसका आंसर आएगा, कंज्यूम हाई डाइट ऑफ प्रोटीन, और विटामिन B12 के इंजेक्शन रूटीनली लेते रहिए, और ऐसा खाना खाइए जो कैल्शियम में रिच होता हो। याद रखना बच्चे, क्योंकि आपने गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी कर रखी है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है,
और लंबे समय तक अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए आपको ऐसा खाना खाना है जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो। तो 3 इसके उत्तर हैं अगर किसी के गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई है। कैल्शियम ज़्यादा खाने के लिए बोलेंगे, प्रोटीन खाने के लिए बोलेंगे, और बोलेंगे ज़िंदगी भर विटामिन B12 का इंजेक्शन लगाओ। आप मुझे कमेंट्स में बताइए विटामिन B12 कौन सी साइट में एब्जॉर्ब होता है, किस साइट में विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ में मुझे बता दीजिए आयरन किस साइट में एब्जॉर्ब होता है और आयरन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, दोनों बताइएगा। किस फॉर्म में आयरन एब्जॉर्ब होता है, किस साइट में आयरन एब्जॉर्ब होता है, किस साइट में विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है, और आयरन स्टोर किस फॉर्म में होता है, आयरन स्टोर किस फॉर्म में होता है, आयरन, और क्या पूछा था मैंने, आयरन स्टोर, आयरन एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होता है, आयरन कौन से साइट में एब्जॉर्ब होता है, और विटामिन B12 कौन से साइट में एब्जॉर्ब होता है। ये क्वेश्चन मुझे बताइएगा कमेंट्स में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 244 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 244, 6 वीक आफ्टर डिस्चार्ज, 6 हफ्ते डिस्चार्ज के बाद, अ क्लाइंट विद ज्यूजोनल इलियल बाईपास, याद रखिए फिर से गैस्ट्रिक के साथ छेड़खानी करी गई है, और मॉर्बिड ओबेसिटी रिटर्न टू द आउट पेशेंट क्लिनिक। एक व्यक्ति 6 हफ्ते के बाद जब उसका ज्यूजोनल इलियल बाईपास सर्जरी हुई थी, यानी गैस्ट्रिक सर्जरी हुई थी, और गैस्ट्रिक सर्जरी के 6 हफ्ते के बाद आपके पास ओपीडी में वापस आता है और बोलता है कि उसको पाल्पिटेशन हो रहे हैं, हार्ट में पाल्पिटेशन हो रहे हैं, एब्डोमेन में क्रैम्प्स आ रहे हैं, डायरिया आ रहा है, डिजीनेस हो रहा है। आधा घंटे आफ्टर मील्स, खाने के आधे घंटे के बाद उसको हार्ट में पाल्पिटेशन, क्रैम्प, डायरिया, डिजीनेस होने लगता है। वर्ड कॉम्प्लिकेशन शुड द नर्स कंसिडर इज मोस्ट लाइकली एक्सपीरियंस। अब बताइए कौन सा कॉम्प्लिकेशन उसे हो रहा होगा। सीधी सी बात है, गैस्ट्रिक सर्जरी हुई है, खाना खाने के बाद हार्ट रेट बढ़ जाना, एब्डोमेन क्रैम्प आना, डायरिया, डिजीनेस, डायफोरोसिस, पसीना आना, ये सारे एक ही चीज़ को बताते हैं, वो है हमारा फेमस प्यारा दुलारा डंपिंग सिंड्रोम। तो याद रखिएगा इसका आंसर डायरेक्टली चले जाएगा डंपिंग सिंड्रोम। गैस्ट्रिक सर्जरी में कोई भी सी गैस्ट्रिक सर्जरी हुई हो, डंपिंग सिंड्रोम का रिस्क हमेशा रहता है। और जो ये लक्षण है, मैंने आपको बोला था लक्षण याद कर लीजिए, वो पूछेगा कौन सा सिंड्रोम हो रहा है, आंसर क्या जाएगा डंपिंग सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे क्वेश्चन नंबर 245 आप नहीं करेंगे, ये ऐसा जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है मॉस बी में जो इम्पोर्टेंट नहीं है। 245 को छोड़ दीजिए, 246 पे जंप करिए। क्वेश्चन नंबर 246, द नर्स इज़ प्रिपेयरिंग अ मॉर्बिडली ओबीस क्लाइंट फॉर गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। एक व्यक्ति ओबीस क्लाइंट है, उसको गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के लिए नर्स तैयार कर रही है। व्हाट शुड द नर्स टीच द क्लाइंट टू डू आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद किन किन बातों का ध्यान रखें, नर्स उसे क्या क्या बताएगी। सुनो, सर्जरी के बाद क्योंकि गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हो रही है ना, उसका स्टमक आप रिमूव कर देंगे, तो याद रखना इसका आंसर जाता है मेडिकेशन को लिक्विड फॉर्म में लेना है। बच्चे मेडिसिन जो भी टैबलेट आप खाओगे उसको लिक्विड फॉर्म में लेना है, जो भी दवाई आप खाओगे, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, ताकि वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाए। अब बाकी ऑप्शन क्यों नहीं है, सुनिए। लाई ऑन राइट साइड, राइट साइड में कभी भी नहीं लाई करते हैं बच्चे, क्योंकि अगर वो राइट साइड में लेटेगा ना, राइट साइड में, तो उसका स्टमक जल्दी खाली हो जाएगा। हमने क्या कहा है, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद कोशिश करें कि स्टमक धीरे धीरे खाली हो। तो अगर जल्दी खाली कराना है तब हम राइट साइड में लेटाते थे, लेकिन गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी में हमें बहुत धीरे धीरे से स्टमक को एम्प्टी कराना है, इसीलिए हम उसे बोलेंगे लेफ़्ट साइड पे लेटिए, राइट नहीं, लेफ़्ट साइड में लेटिए, ताकि धीरे 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 आपका गैस्ट्रिक एम्प्टिंग हो, गैस्ट्रिक का जो भी कंटेंट है वो धीरे 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 एम्प्टी हो। नेक्स्ट लिखा हुआ है हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे, गलत बच्चे। अगर आप कार्ब ज़्यादा हो दोगे तो गैस्ट्रिक का जो कंटेंट एम्प्टी हो रहा है वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो कार्ब्स ज़्यादा ना दें, ज़्यादा प्रोटीन और फैट दें, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे एम्प्टी होते हैं, तो ज़्यादा देंगे प्रोटीन और फैट। तो ये याद रखिएगा, मरीज को लेफ़्ट साइड में लिटाइए और प्रोटीन और फैट ज़्यादा दीजिए। दोनों का रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, राइट साइड और ये वाले दोनों ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समाउ इम्पॉर्टेंट है नॉसेट पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 247, व्हाट क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स आइडेंटिफाई बिफोर शेड्यूलिंग अ क्लाइंट फॉर एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलोएंजियोपेनक्रियोटोग्राफी ERCP। तो बच्चे याद रखो,
एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रिएटोग्राफी ERCP जब भी करते हैं, ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए ये लीवर है, इसमें से एक डक्ट आ रही है और ये हमारा गॉल ब्लैडर है, इसमें से एक डक्ट आ रही है। बाद में ये दोनों डक्ट मिल जाते हैं और जब ये दोनों डक्ट मिल जाते हैं उसे हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। इस कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टमक के थ्रू इस कॉमन बाइल डक्ट के अंदर डाला जाता है ये ट्यूब, जिसे हम ERCP कहते हैं। ठीक है, मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। इस ट्यूब के अंदर कॉमन बाइल डक्ट के अंदर डाला जाता है ये ERCP प्रोसीजर के दौरान। तो अगर कोई भी एंडोस्कोप को अगर आप इस कॉमन बाइल डक्ट में डाल रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि जो लीवर के एंजाइम है वो पहले से बढ़े हुए तो नहीं है कहीं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ट्यूब की वजह से और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए और ज़्यादा बढ़ जाए। और लीवर एंजाइम में सबसे बड़ा नाम किसका आता है? बिलीरुबिन। तो ERCP प्रोसीजर करने से पहले आप हमेशा मरीज का बिलीरुबिन लेवल देख लोगे, बिलीरुबिन लेवल देख लोगे। ठीक है, अगर बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, अगर बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति में नहीं करते हैं ERCP। इमेज देखिए तब आपको समझ में आएगा। ये इमेज देखिए, ये डाला गया है एंडोस्कोप को डायरेक्टली ड्यूडेनम की तरह। यहाँ देखिए किस में गया हुआ है? कॉमन बाइल डक्ट, एंडोस्कोप इन कॉमन बाइल डक्ट। तो ऊपर यहाँ पर लीवर है, तो अगर मान लीजिए लीवर के बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है एंजाइम, तो इस ERCP प्रोसीजर को नहीं करेंगे, वरना और ख़तरा है कि व्यक्ति की कंडीशन और वर्स हो सकती है और बिलीरुबिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 248 को छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 248 ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 249 क्या कहता है? अ नर्स इज़ प्रिपेयरिंग अ टीचिंग प्लान फॉर अ क्लाइंट विद हिस्ट्री ऑफ कोलीलिथियासिस। एक व्यक्ति है जिसके गॉल ब्लैडर में आपको क्या देखने को मिल रहा है? गॉल ब्लैडर में स्टोन देखने को मिल रहा है। ठीक है, विच इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंजेक्शन ऑफ फैटी फूड विल कॉज डिस्कम्फर्ट। क्यों इस व्यक्ति को फैटी फूड खाने से डिस्कम्फर्ट होने लगता है? शुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान। किसी व्यक्ति के जिसके गॉल ब्लैडर में स्टोन है उसको हम क्यों बताएंगे कि आपके फैटी फूड खाने से क्यों डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है? तो बच्चे मेरी बात सुनिए, गॉल ब्लैडर किसको स्टोर करके रखता है? बाइल को। किसको स्टोर करके रखता है? बाइल को। अब मुझे बताइए, अगर स्टोन है तो क्या बाइल बाहर निकल पाएगा? नहीं। और बाइल किसके एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है? मुझे बताइए। अगर बाहर फैट पड़ा हुआ है तो फैट को एब्जॉर्ब या डाइजेस्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? बाइल की। लेकिन वो तो बाहर आ ही नहीं पा रहा है ना। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि आपको ज़्यादा फैट वाली चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि जितना ज़्यादा फैट होगा उतना ज़्यादा बाइल रिक्वायर्ड होगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए। जबकि क्योंकि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, आपका बाइल रिलीज़ नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो आंसर क्या बताएंगे कि जो बाइल का फ्लो है इंटेस्टाइन में वो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है स्टोन की वजह से। बाइल फ्लो इनटू इंटेस्टाइन इज ऑब्स्ट्रक्टेड। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम उसे कहेंगे कि आपको फैट वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है। बाइल ज़रूरी होता है बच्चे, याद रखना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए ज़रूरी होता है बाइल। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 250 ये कह रहा है, नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद कोलीलिथियासिस। एक व्यक्ति जिसके गॉल ब्लैडर में क्या है? यहाँ पर स्टोन है और उसको हो चुका है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। When assessing the client, the nurse should be alert for which common clinical indicator। क्या क्या लक्षण हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के, या फिर जिन व्यक्तियों के गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है उन व्यक्तियों के क्या क्या लक्षण हैं? बताओ, क्या बिलीरुबिन बाहर आ पाएगा? नहीं। तो बिलीरुबिन का लेवल क्या कर जाएगा बच्चे? बढ़ जाएगा। बिलीरुबिन का लेवल बढ़ना पूरे व्यक्ति को येलो बना देगा, यानी येलो स्केलरा एक तो आंसर हो जाएगा। नेल वगैरह येलो, स्केलरा वगैरह येलो हो जाएगी, एक ही आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, एक आंसर तो येलो स्केलरा चले जाएगा। क्यों? क्योंकि बिलीरुबिन बाहर नहीं जा रहा है, बिलीरुबिन का अमाउंट बढ़ रहा है। जैसे ही बॉडी में बिलीरुबिन बढ़ता है सारे पार्ट्स येलो होते चले जाते हैं। एक आंसर ये है। एक आंसर है बच्चे इकाइमोसिस, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आप ध्यान से सुनिए। अगर बाइल नहीं है, अगर बाइल नहीं है तो मुझे बताइए फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर बाइल नहीं है तो फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि बाइल ही नहीं है।
क्योंकि बाइल बाहर नहीं आ पा रहा है, यहाँ पे तो ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फैट की वजह से क्या एब्जॉर्ब होता है बच्चों, मुझे बताओ? विटामिन के, क्योंकि विटामिन के क्या होता है? फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। अब अगर बॉडी में फैट ही नहीं है तो विटामिन के भी एब्जॉर्ब या बॉडी में स्टोर नहीं होगा, क्योंकि बाइल नहीं है तो फैट नहीं है, फैट नहीं है तो विटामिन के नहीं है, विटामिन के नहीं है तो व्यक्ति में ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जब ब्लीडिंग होती है टिश्यूज़ में, उसी को हम क्या कहते हैं? एकाइमोसिस। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे नॉर्थ सेट में पूछ सकता है। अगर किसी व्यक्ति को गॉल ब्लैडर में स्टोन है या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, उस व्यक्ति में एकाइमोसिस या ब्लीडिंग हो सकती है, ध्यान रख लेना इस प्रोसेस के दौरान, इस प्रोसेस की वजह से। ठीक है, तो एक तो आंसर जाएगा एकाइमोसिस, एक आंसर जाएगा येलो स्केलरा। अब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बनता है बार बार टारगेट हाई में, कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्ले कलर स्टूल देखा जाता है, क्ले कलर स्टूल देखा जाता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए डार्क ब्राउन स्टूल गलत हो जाएगा, क्ले कलर स्टूल देखा जाता है। स्ट्रॉ कलर यूरिन गलत हो जाएगा। पेन इन अपर राइट क्वाड्रेंट, याद रखना बच्चे, जो गॉल ब्लैडर होता है वो कहाँ पर होता है? अपर राइट क्वाड्रेंट में। तो अगर उस व्यक्ति को पेन होगा, जिसको स्टोन है, उसको कहाँ पर होगा? राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होगा, ये भी सही आंसर है। तो आंसर 1, 2 और 5 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन ध्यान रखना बच्चे, कई एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में स्टूल कैसा दिखता है? क्ले कलर स्टूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 251 भी कुछ मिलता जुलता है। फॉर विच क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स मॉनिटर व्हेन केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद कोलीलिथियासिस एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस? एक व्यक्ति के गॉल ब्लैडर में क्या है? यहाँ पर स्टोन है, उस व्यक्ति का बाइल बाहर नहीं आ पा रहा है, आप समझ गए होंगे। तो उसमें क्या क्या लक्षण आ सकते हैं मुझे बताइए? बाइल का लेवल बढ़ेगा, बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा, सारी चीज़ें कैसी हो जाएंगी? येलो। तो एक तो येलो स्किन, इसका सही आंसर चले जाएगा। दूसरा, जब बच्चे बाइल बॉडी में बढ़ जाता है वह यूरिन के साथ बाहर आता है, और जब बाइल यूरिन के साथ बाहर आता है ना, तो यूरिन कैसा हो जाता है? डार्क कलर का। याद रखना, डार्क यूरिन देखने को मिलता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, इसलिए डार्क यूरिन आंसर जाएगा, येलो कलर स्किन आंसर जाएगा। और मैं अभी अभी आपको समझा चुका हूँ, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि उसमें क्ले कलर स्टूल देखा जाता है। क्यों बच्चे? क्योंकि आमतौर पर जब बिलीरुबिन स्टूल के साथ बाहर आता है, बिलीरुबिन और स्टूल बाहर आते हैं, तो वो कैसा होता है? नॉर्मल ब्राउन कलर का। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ स्टूल बाहर आता है और उसके साथ बिलीरुबिन नहीं होता है, उस कंडीशन में जो स्टूल होता है वो कैसा नज़र आता है आपको? क्ले कलर का। ठीक है, तो किसी को भी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा उसको क्ले कलर स्टूल देखने को मिलता है। ठीक है, तो येलोइंग ऑफ द बॉडी, डार्क यूरिन एंड क्ले कलर स्टूल, 1, 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी इस सीरीज़ में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियोज़ में देखते हैं।